29 साल का होकर भी तुम सच में निकम्मे हो। ये बात एक 18 साल के लड़के ने कही थी। उसके पैरों के नीचे 9 खून जैसे लाल सोल रिंग्स थे और हर एक 1 लाख साल के स्तर का था। और जिसे उसने निकम्मा कहा था उसका नाम था शियान रेनशुए, 2000 साल पहले की स्पिरिट हॉल की यंग मिस्ट्रेस। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये पूरी बातचीत हेवनली स्क्रीन के जरिए 2000 साल पहले के पूरे डूलियो कॉन्टिनेंट को लाइव दिखाई जा रही थी। कियान डाओलियो देख रहा था, बीबी डोंग देख रही थी, टैंग सैन देख रहा था, हर कोई देख रहा था। एक ट्रांसमाइग्रेटर, समय से भटकी हुई एक एंजल, और एक ऐसी लाइव ब्रॉडकास्ट जो पूरे डूलियो इतिहास को उलट पुलट देने वाली थी। एक प्रयोगशाला में एक इंसान को बांध कर रखा गया था जिसे अभी अभी दवा का इंजेक्शन दिया गया था। वहीं एक लड़का जो देखने में सिर्फ 18 साल का लग रहा था, सिर झुकाकर एक रिकॉर्ड बुक में आंकड़े लिख रहा था। उसका नाम था यीन होंगे, एक ट्रांसमिग्रेटर साइंटिस्ट। वो एक पागल प्रयोग कर रहा था, आर्टिफिशियल सोल मास्टर बनाने का प्रयोग। वो चाहता था कि जिन आम लोगों के पास सोल पावर नहीं है वे भी कल्टीवेशन कर सकें। उसने आखिरी डेटा लिखकर पूरा किया। प्रयोगशाला में बैठे उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सोल पावर डिटेक्शन ने संकेत दिया कि समय सही था, लेकिन तभी अगले ही पल प्रयोगशाला की स्पेस अचानक मुड़ने लगी। एक सुनहरी रोशनी आसमान से गिरी, धड़ाम, कोई जमीन पर आकर गिरा। सुनहरे बाल, सुनहरा मुकुट, सुनहरे पंख, सुनहरी युद्ध पोशाक। ये एक महिला थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे इंसान ही ना हो। वो सेक्रेट सॉर्ड का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसने प्रयोगशाला में बैठे प्रयोग को देखा और उसकी नजरें तुरंत ठंडी हो गईं। बेशर्म फॉलन सोल मास्टर, तुमने आम लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? यिन होंगे ने सिर तक नहीं उठाया। वो स्टील पेन से अपने रिकॉर्ड लिखता रहा। कहां से आ गए हो? भरोसा नहीं है तो अपने ग्रुप लीडर के पास जाकर शिकायत कर देना। कियान रेनशुए बोली। बहुत बकवास हो गई। सेक्रेट सॉर्ड सीधा वार करने के लिए आगे बढ़ी। यिन होंगे ने शरीर मोड़कर वार से बचा। अब उसने आखिरकार अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। उसका गहरा लाल लैब कोट बिना हवा के ही लहराने लगा। उसका मार्शल सोल नाइट फायर रेड लोटस, उसका मार्शल सोल नाइट फायर रेड लोटस। खाली हवा में 12 पंखुड़ियों वाला एक लाल कमल धीरे धीरे खिलने लगा। लाल पंखुड़ियां एक के बाद एक फैलने लगी। हर पंखुड़ी गहरे लाल रंग की आग से जल रही थी। उसके बीच में एक रहस्यमयी लाल रोशनी धड़क रही थी। उसके दोनों तरफ 2 लंबी ब्लड सॉर्ड्स हवा में तैरने लगी। और फिर उसके पैरों के नीचे से 9 सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठे। सभी के सभी खून जैसे लाल थे, हर एक 1 लाख साल के स्तर का था। कियान रेनशुए की सीक्रेट सॉर्ड हवा में रुक गई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। टाइटल डूलियो स्तर की फॉलन सोल मास्टर। यिन होंगे ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? हेवन 2 सिटी, स्पिरिट सिटी, स्टार लू एम्पायर और सी गॉड आइलैंड, सभी लोगों ने एक ही समय पर वही दृश्य देखा। स्पिरिट सिटी के कंसिक्रेशन हॉल में कियान डाओलियो बाहर निकला। उसने सिर उठाकर हेवनली स्क्रीन की ओर देखा। उसने प्रयोगशाला में शियान रेनशुए को देखा, अपनी पोती को। फिर उसने यीन होंगे के पैरों के नीचे 9 खून जैसे लाल सोल रिंग्स देखे। बूढ़ा वहीं सीढ़ियों पर जम गया। गॉड्स ट्रायल? इसने जरूर गॉड्स ट्रायल में हिस्सा लिया है। हेवन 2 सिटी के पैलेस में टैंग सैन महल के पीछे खंडहरों के ऊपर खड़ा हेवनली स्क्रीन को देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान थी। स्पिरिट हॉल खत्म हो गया? इतना बुरा संगठन खत्म होना ही चाहिए। महाद्वीप के किसी हिस्से में टैंग हाओ एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। उसने सिर उठाकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। स्पिरिट हॉल का बुरा हाल हुआ। श्रेक एकेडमी में यू शाओगांग कुर्सी पर बैठा अपनी जांग थपथपाकर जोर जोर से हंस रहा था। मेरे यू शाओगांग ने एक गॉड लेवल मार्शल सोल वाला शिष्य तैयार किया है। प्रयोगशाला का माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। यिन होंगे ने अपना मार्शल सोल वापस बुला लिया। उसने उस सुनहरे बालों वाली महिला को ऊपर से नीचे तक देखा। कियान रेनशुए, तुम्हें मेरा नाम पता है? यिन होंगे 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर हंसा। उसकी हंसी में ऐसा भाव था जैसे सामने वाले ने उसे बेवकूफ समझ लिया हो। कियान रेनशुए, इन्नेट फुल सोल पावर लेवल 20, एंजल गॉड। इतिहास की किताबों में सब साफ साफ लिखा है। तुम्हारी मौत का समय पता नहीं, मौत का कारण भी पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है, बाद में जो लोग खुद को तुम्हारा वंशज बताते रहे उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। स्पिरिट हॉल खत्म हो गया। तुम्हारे ग्रैंडपा शियान डाओलियो ने तुम्हारी एंजल गॉड ट्रायल की आखिरी परीक्षा शुरू करवाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तुम्हारी माँ बीबी डोंग को एक आदमी पसंद था, उसका नाम था यू शाओगांग। बाद में उस आदमी ने किसी दूसरी महिला के साथ बाकायदा शादी कर ली और तुम्हारी माँ को कोई नाम या दर्जा तक नहीं मिला। कियान रेनशुए के हाथ में पकड़ी सॉर्ड कांपने लगी। उसने अपने जीवन में इन बातों में से एक शब्द भी नहीं सुना था। यीन होंगे बोलता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि तुम जियालिंग पास में मर गई, कुछ कहते हैं कि तुमने अपनी पहचान छिपाकर पहाड़ों और जंगलों में जिंदगी बिताई। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर शियान रेनशुए की आंखों में देखते हुए बोला, कुल मिलाकर तुम एक मरी हुई इंसान हो। हेवनली स्क्रीन के बाहर 2000 साल पहले का पूरा डूलियो कॉन्टिनेंट अचानक शांत हो गया। स्पिरिट हॉल के कंसिक्रेशन हॉल में चियान डाओलियो सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। स्पिरिट हॉल कैसे खत्म हो सकता है? मेरे पास एंजल गॉड की इनहेरिटेंस है, मेरे पास गॉड्स ट्रायल है। कियान डाओलियो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह जानता था अगर यिन होंगे की बातें सच थीं तो उसकी पोती, उसका परिवार और जिस स्पिरिट हॉल की उसने पूरी जिंदगी रक्षा की, सब कुछ खत्म हो चुका था। पोप हॉल में बीबी डोंग सिंहासन पर बैठी थी। उसने यिन होंगे की यू शाओगांग वाली बातें सुनी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिंहासन के हत्थे को कसने लगी। नाखून धातु में धंस गए और सफेद निशान छोड़ गए। शाओगांग ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन ये आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे खुद भी इस पर भरोसा नहीं था। हेवन 2 सिटी के पैलेस में टैंग सैन हेवनली स्क्रीन को देख रहा था। उसका चेहरा बदल चुका था। उसने अभी अभी टैंग सेक्ट की स्थापना की थी। 4 एट्रीब्यूट फैमिलीज को अपने साथ जोड़ लिया था। वो इस समय अपने जीवन के सबसे गर्व वाले दौर में था। लेकिन हेवनली स्क्रीन में मौजूद यिन होंगे ने बस एक बात कही, टैंग सेक्ट की यू क्लैन को छोड़ दिया गया था। टैंग सैन के आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा। टाइटान ने सिर झुका लिया। बाई ही की नजरें बदल गईं। नियो गाओ सीधे अपनी जगह से खड़ा हो गया। यांग वुडी मुड़कर वहां से जाने लगा। टैंग सैन का चेहरा लोहे जैसा कठोर हो गया।
वो हेवनली स्क्रीन में मौजूद यिन होंगे को घूरते हुए बोला, यिन होंगे, तुम्हारे लिए डेथ सेंटेंस है। लेकिन उसी क्षण वो दर्द से चीख पड़ा। उसकी छाती से खून का एक गुबार फूट पड़ा। यिन होंगे की पैसिव डिफेंस सक्रिय हो गई थी। उसके शरीर को भेदते हुए सीधा टैंक सैन की छाती में वार हो गया। हेवनली स्क्रीन में यिन होंगे ने सिर्फ हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। किसने मेरी पलटवार शक्ति को सक्रिय किया? छिपकर वार करने वाले कीड़े। तुम्हारे जैसे आदमी पर ध्यान देने लायक भी नहीं। प्रयोगशाला में शियान रेंगशुए आखिरकार अपने सदमे से बाहर आई। उसने सबसे जरूरी सवाल पूछा, अगर ये सब सच है तो मैं वापस कैसे जाऊं? यिन होंगे ने उसे देखा और सिर हिलाया। तुम खुद को शियान रेंगशुए कहती हो तो फिलहाल मैं भी तुम्हें शियान रेंगशुए ही बुलाऊंगा। बताओ, यहां आने से पहले तुम क्या कर रही थी? मैं असफल हो गई थी। यिन होंगे ने उसकी बात सुनने के बाद उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, तो तुम 29 साल की हो और फिर भी एक बेकार सोल सेंट हो? चाहे तुम्हारा इनेट फुल सोल पावर कितना भी अच्छा रहा हो, तुम्हारी उम्र में तो तुम्हें टाइटल डूलियो बन जाना चाहिए था। एक ही वाक्य ने पूरे युग को हिला दिया। हेवनली स्क्रीन के बाहर चियान डालियो लगभग गिरते गिरते बचा। भविष्य के लोगों की प्रतिभा इतनी भयानक हो चुकी है। कियान रेंगशुए के सामने यिन होंगे ने अगली बात कही, जो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। मैं 18 साल की उम्र में लेवल 97 सुपर डूलियो हूं, रेड लोटस यिन होंगे। पूरा संसार शांत हो गया। 2000 साल पहले के डूलियो कॉन्टिनेंट में हर इंसान ने यह संख्या सुनी। 18 साल की उम्र, लेवल 97 सुपर डूलियो। बीबी डोंग की उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर रुक गईं। टैंग हाओ के हाथ से शराब का घड़ा नीचे गिर गया। टैंग सन की छाती से अभी भी खून निकल रहा था, लेकिन उसने फिर भी अनजाने में अपनी मुट्ठी कस ली। और यिन होंगे का चेहरा बिल्कुल सामान्य था। मैं जल्दी कल्टीवेट करता हूं। शंगे में यह बात सुनकर शूरा गॉड ने अपने हाथ में पकड़ा शराब का प्याला नीचे रख दिया। उसकी आंखें 2 सूर्यों की तरह चमक उठी। ये बच्चा 18 साल की उम्र में सुपर डूलियो, मैं शूरा गॉड इसे जरूर अपने लिए रखूंगा। चियान रेंगशुए ने आखिरकार वास्तविकता स्वीकार कर ली। वो यिन होंगे के साथ प्रयोगशाला से बाहर निकल गई। गलियारा बहुत लंबा था। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों में चुभ रही थी। जब एलिवेटर का दरवाजा खुला तो कियान रेंगशुए अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। यिन होंगे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा खुला, बाहर की रोशनी अंदर भर गई। कियान रेंगशुए ने आंखें सिकोड़ ली। वो 2000 साल बाद के हेवेंडू सिटी की सड़कों पर खड़ी थी। शहर की रूपरेखा अभी भी वही थी। कुछ रास्ते और कुछ इमारतों की परछाइयां उसे पहचान में आ रही थीं। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। ईंटों से बने रास्ते अब किसी काले और बिल्कुल समतल पदार्थ में बदल चुके थे। घोड़ों वाली गाड़ियां अब बिना घोड़ों वाले लोहे के डिब्बों में बदल गई थीं। वे बिना आवाज के सड़क पर चल रही थीं। उनकी पीछे की लाल बत्तियां लाल रोशनी की लकीरें छोड़ रही थीं। इन्हें मोटर व्हीकल्स कहते हैं। यिन होंगे आगे चलते हुए बोला, ये हेवेंडू सिटी है। यहाँ जिंदा रहना है तो पैसे कमाने पड़ते हैं। दिन में 16 घंटे काम करो और 8 घंटे आराम करो। कियान रेंगशुए कुछ पल के लिए जम गई। इसमें और गुलामी में क्या फर्क है? यिन होंगे पीछे मुड़ा। अब गुलाम कहाँ है? सबको एम्प्लॉय कहते हैं। स्लेव मार्केट को टैलेंट मार्केट कहते हैं। 10,000 साल पहले इंसानों को खरीदा जाता था, अब इंसानों को किराए पर लिया जाता है। भूख लगे तो अपना खाना खुद खरीदो, बीमार पड़ो तो अपना इलाज खुद करवाओ, ज्यादा सस्ता पड़ता है। कियान रेंगशुए ने अपना मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाई। आखिरकार उसे समझ आया कि यिन होंगे की बात का मतलब क्या था। दोनों एक लाल स्पोर्ट्स कार में बैठे। यिन होंगे गाड़ी चलाते हुए कियान रेंगशुए को इतिहास समझाने लगा। तुम क्या सुनना चाहती हो? आइलैंड टेक्नोलॉजी का बदलाव या स्पिरिट हॉल का अंत कैसे हुआ? यिन होंगे 2 सेकंड चुप रहा। 10,000 साल पहले सन मून एम्पायर ने हेवेंडू और स्टार लुओ दोनों एम्पायर्स को अपने अंदर मिला लिया था। फिर सी गॉड टैंग सान ने कदम उठाया। कियान रेंगशुए ने तुरंत पूछा, उसने युद्ध रोक दिया? नहीं, उसने सन मून एम्पायर को हरा दिया। फिर यिन होंगे की आवाज बिल्कुल शांत रही। हेवनली स्क्रीन के बाहर स्टार लुओ एम्परर ने मुंह से खून उगल दिया। मेरा स्टार लुओ एम्पायर, मेरे वंशज। लेकिन हेवनली स्क्रीन में यिन होंगे बोलता रहा। सी गॉड टैंग सैन ने एसेंशन से पहले कहा था कि महाद्वीप की शांति के लिए पूरे महाद्वीप के हिडन वेपन्स को टैंक सेक्ट के कब्जे में ले लिया जाएगा। एसेंशन के तीसरे साल टैंक सेक्ट ने फिर से हिडन वेपन्स का व्यापार शुरू कर दिया। कीमत 30% बढ़ा दी गई। निंग फेंगजी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। टैंग सैन ने एसेंशन से पहले 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट के हिडन वेपन्स जब्त कर लिए थे और एसेंशन के बाद टैंक सेक्ट ने उन्हीं चीजों को बेचकर कीमत बढ़ा दी। ओह हाँ, निंग रोंगरोंग ने 9 कलर्ड गॉडेस की इनहेरिटेंस हासिल की थी। एसेंशन करके डिवाइन रियल्म में जाने के बाद उस परीक्षा के एग्जामिनर की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति उसका वंशज था। जो लोग परीक्षा देने गए उन्हें 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर की बात तो छोड़ ही दो, उन्हें सामान्य रिवॉर्ड तक देने में उसका दिल नहीं करता था। निंग फेंगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज ही के दिन टैंग सैन को लेकर उसके मन में मौजूद सारी अच्छी छवि पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। स्पोर्ट्स कार एक विशाल शॉपिंग मॉल के अंदर मुड़ गई। यिन होंगे जैसे ही गाड़ी से उतरा अचानक रुक गया। उसने ऊपर देखा। कांच और लोहे के ढांचे से बनी विशाल छत, इतनी तेज रोशनी कि आंखों में चुभ रही थी। कियान रेंगशुए भी उसके पीछे नीचे उतरी। कुछ सोल मास्टर्स हैं। कियान रेंगशुए ने भी उस ऑरा को महसूस कर लिया। वो सड़े हुए फूलों जैसी मीठी और खराब गंध वाली थी। यहां बहुत लोग हैं, इस समय कम से कम 10 से 20 हजार लोग होंगे, यिन होंगे ने कहा। लेकिन कियान रेंगशुए ने तुरंत कहा, फैलन सोल मास्टर? यिन होंगे बोला, फैलन सोल मास्टर इंसानों की जान की परवाह नहीं करते। अगर मैं हमला करूं तो उससे ज्यादा लोग मरेंगे जितने उसने मारे हैं। दोनों आगे चलती रहीं। एक दुकान के पास से गुजरते हुए शियान रेंगशुए अचानक रुक गई। दुकान का साइन बोर्ड ठंडी सफेद रोशनी से चमक रहा था। उस पर 4 अक्षर लिखे थे, टैंक सेक्ट। शियान रेंगशुए ने पूछा, इस दुकान का टैंक सेक्ट से क्या संबंध है? यिन होंगे ने कहा, टैंक सेक्ट? टैंक सेक्ट का ये फेडरेशन में सामान्य बिजनेस है। ये हाउस होल्ड सोल टूल्स बेचते हैं। क्या ये अब हिडन वेपन्स नहीं बनाते? बनाते हैं। फेडरेशन से लड़ने के लिए वेपन्स बेचते हैं। युद्ध नहीं होता तो ये पैसे कैसे कमाएंगे? हेवनली स्क्रीन के बाहर टैंक सैन का चेहरा अब देखने लायक नहीं रह गया था। जिस टैंक सेक्ट को उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया था वो 2000 साल बाद एक आर्म्स डीलर बन चुका था।
हेवनली स्क्रीन में यिन होंगे ने बस ठंडे स्वर में कहा, मुझे फेडरेशन की भी कोई परवाह नहीं। इस दुनिया में अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी मुझे परवाह हो। कियान रेंशुए ने पूछा, तुम्हारे माता पिता दोनों चले गए? मेरे सामने चले गए, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, बहुत पहले ही आदत हो गई। यिन होंगे ने यह बात इतनी हल्के स्वर में कही जैसे कि उसके लिए कोई खास बात ही न हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को अपने पिता द्वारा मारते हुए देखा था। उसकी माँ उसके पिता की सोल रिंग बन गई थी। वो 16 साल का था। शायद यही इनहेरिटेंस है। अगले दिन यिन होंगे शियान रेंचुए को ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन लेकर गया। गॉड जनरल जैन हुआ वहां लेक्चर दे रहा था। हॉल लोगों से भरा हुआ था। कियान रेंचुए एक कोने में खड़ी थी। यहाँ मौजूद सभी लोग ब्लैकस्मिथ्स थे। जैन हुआ अभी अभी गॉड जनरल बना था। हेवनली स्क्रीन के बाहर लू गाओ उसे देखकर मंत्रमुग्ध था। धातु को इस तरह भी फॉर्ज किया जा सकता है? 1000 फॉर्जिंग, मायार्ड फॉर्जिंग, स्पिरिट फॉर्जिंग, ये तो चमत्कार है। लेकिन जैसे ही जैन हुआ का लेक्चर खत्म हुआ, भीड़ के बीच एक छोटी सी लाल रोशनी बिना किसी आवाज के चमकी। एक स्वॉर्ड सीधी जैन हुआ के गले की ओर बढ़ी। म्यू ये ने तुरंत हमला किया। उसने स्वॉर्ड की ब्लेड को पकड़ लिया, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि उसे रोकना आसान नहीं था। एक आकृति आसमान में उछल गई। उसकी पीठ के पीछे चमगादड़ जैसे ब्लड शैडोज वाले पंख खुल गए। भागने की कोशिश कर रहे हो? पीछे से यिन होंगे की आवाज आई। उसने हाथ घुमाया। एक लॉन्ग बो उसके हाथ में आ गया। फिर उसने दूसरी तरफ हाथ घुमाया। एक लॉन्ग स्पेयर बॉस्ट्रिंग पर चढ़ गया। बॉस्ट्रिंग पूरी तरह खिंचकर चांद की तरह गोल हो गई। स्पेयर की नोक पर गहरे लाल रंग की आग जल उठी। जैसे ही लॉन्ग स्पेयर छोड़ा गया, उसकी आग ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। वो फॉलन सोल मास्टर हवा में पीछे मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां आने वाली आग की रोशनी से चमक उठी। उसे पता था कि वो बच नहीं सकता। उसने दांत पीछे। फिर वो हेवनडू सिटी की दिशा में तेजी से भागा। वो सीधे टैंक सेक्ट के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहा था। लेकिन जब लॉन्ग स्पेयर उसके पीछे पहुंचा, तब तक वो टैंक सेक्ट के मै गेट में एक कदम रख चुका था। लॉन्ग स्पेयर ने उसकी पीठ को भेदते हुए छाती से बाहर निकल गई। म्यू होंगचन ने पास खड़े होकर कहा, वो टैंक सेक्ट था, वही जिसे तुमने पिछली बार उड़ाया था। यिन होंगे, ओह, तो वो टैंक सेक्ट था। मुझे लगा था वो टैंक सेक्ट नहीं था। ओह नहीं। मैंने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। उसने अपना सोल टूल कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला और चेन शिंगजे को फोन किया। मैंने गलती से फिर टैंक सेक्ट को उड़ा दिया। तुम किसी को भेजकर इसे संभाल लेना। फोन की दूसरी तरफ चेन शिंगजे की गुस्से से भरी आवाज आई, हर दिन इतनी मुसीबतें खड़ी करना बंद कर सकती हो? एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती? यिन होंगे ने फोन अपने कान से थोड़ा दूर कर लिया। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। सब फॉलन सोल मास्टर की गलती है। मैं तो बस रास्ते से गुजरने वाला एक मासूम इंसान था। टैंक सेक्ट के खंडहरों के पास कियान रेंचुए खड़ी थी। उसने काफी देर तक धुआं निकलते हुए मलबे को देखा। आखिरकार उसने पूछा, तुमने आखिर कितने अपराध किए हैं? यिन होंगे ने सोचा, सबसे बड़ा एक प्रयोग में मेरी सोल स्किल ने लगभग आधे शहर के लोगों को मार डाला था। उसके बाद टैंक सेक्ट हेडक्वार्टर्स को लगभग पूरी तरह उड़ा दिया। फिर स्पिरिट पगोड़ा पर हमला करके उनके एक पगोड़ा मास्टर को मार दिया। सबसे छोटी घटना, वो कुछ पल रुका। एक बार गलती से एक इंसान को मार दिया, लेकिन उस घटना में भी किसी ने कहा कि मैंने अच्छा काम किया। कियान रेंचुए ने गहरी सांस ली। तुम अब तक जिंदा हो, यह अपने आप में एक चमत्कार है। यिन होंगे ने टैंक सेट के खंडहरों की तरफ देखा। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह हाँ, वो फॉलन सोल मास्टर जिस दिशा में भागा था, वो टैंक सेट की तरफ जा रहा था। क्या वो टैंक सेट को भी अपने साथ मरवाना चाहता था? म्यू होंगचन ने पास खड़े होकर कहा, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी टैंक सेट पहली बार तो नहीं उड़ा है। शेर ज्यादा हो जाए तो कोई चिंता नहीं, और अगर घर ज्यादा हो तो भी कौन गिनता है? हेवनली स्क्रीन के बाहर टैंक सैन अभी भी खून उगल रहा था। स्पिरिट हॉल के कंसिक्रेटर्स अभी भी सदमे में थे। स्टार लू एम्परर अभी भी जमीन पर तड़प रहा था। और यिन होंगे पहले ही चियान रेंचुए को लेकर श्रेक एकेडमी की दिशा में चल पड़ा था। मैं श्रेक एकेडमी के 30 साल से कम उम्र वाले प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स की क्षमता जांचने जा रहा हूं। एक आग की लकीर ने हवा को चीर दिया। उसके पीछे नारंगी लाल रोशनी की लंबी लकीर थी। वो पूरी हेवनडू सिटी के आर पार निकल गई। फॉलन सोल मास्टर की आकृति टैंक सेक्ट के मुख्य द्वार के सामने हवा में कील की तरह आर पार छेद दी गई। और अगले ही पल धड़ाम, टैंक सेक्ट में विस्फोट हो गया। आग ने पूरे आंगन को निगल लिया। गलियारे के खंभे टूट गए। छत की टाइलें चूर चूर होकर पाउडर जैसी बन गईं और बारिश की तरह नीचे गिरने लगी। यिन होंगे 2 सेकंड तक चुप रहा। धत, मैंने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। उसने कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला और फेडरेशन के सुप्रीम कमांडर को फोन किया। मैंने गलती से फिर हेवनडू टैंक सेट को उड़ा दिया। किसी को भेजकर इसे संभाल लेना। कम्युनिकेशन डिवाइस के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, हर दिन इतनी मुसीबतें खड़ी करना बंद कर सकते हो? सुबह सुबह ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में शहर के बीचों बीच एक विशाल काली इमारत खड़ी थी। इमारत की दीवार पर एक बहुत बड़ा हथौड़े का स्टेचू लगा था। उसका हथौड़े वाला सिर ऊपर की ओर था, जैसे अभी अभी एक शानदार फॉर्जिंग पूरी हुई हो। यिन होंगे ने गाड़ी नीचे रोकी। कियान रेंचुए उसके साथ गाड़ी से उतरी और ऊपर देखकर उस विशाल हथौड़े को देखने लगी। तब तक यिन होंगे सीढ़ियां चढ़ चुका था। ऑटोमेटिक डोर बिना आवाज के खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से आने वाला शोर किसी दीवार की तरह उन पर आकर टकराया। हॉल में हर तरफ लोग ही लोग थे। दरवाजे से लेकर दूर तक लोगों के सिर दिखाई दे रहे थे। कम से कम 200-300 लोग होंगे। सभी एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जैसे किसी पवित्र जगह पर दर्शन करने आए हों। यिन होंगे ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज गॉड क्राफ्ट्समैन लेक्चर देने वाला है। कियान रेंचुए दरवाजे पर खड़ी होकर भीड़ को देखने लगी। ये सभी ब्लैकस्मिथ्स थे। हेवनली स्क्रीन के बाहर 2000 साल पहले के ब्लैकस्मिथ्स ने एक साथ अपनी सांस रोक ली, खासकर लू गाओ। वो पूरी तरह खिड़की से चिपक गया था और हेवनली स्क्रीन को घूरने लगा। गॉड क्राफ्ट्समैन, उस युग के ब्लैकस्मिथ्स का सर्वोच्च स्तर। स्काई फॉर्जिंग में धातु को हेवनली लाइटनिंग से शुद्ध किया जाता है। लू गाओ सपने में भी ऐसी धातु का एक टुकड़ा पाने की इच्छा रखता था। अगर मुझे सिर्फ उसकी फॉर्जिंग प्रक्रिया एक बार देखने को मिल जाए तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। भीड़ के बीच से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। काले बाल, काली आंखें, दिखने में लगभग 30 साल का, लेकिन उसकी आंखों में गहरी थकान और वर्षों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था जेन हुआ, इस युग का गॉड क्राफ्ट्समैन। उसने हथौड़ा उठाया और लेक्चर शुरू कर दिया।
आज का विषय है 1000 फॉर्ज मेटल और सोल पावर का फ्यूजन। हर फॉर्जिंग स्ट्राइक के दौरान सोल पावर को धातु के अंदर प्रवाहित करना जरूरी है। 1000 फॉर्जिंग सिर्फ ताकत को बार बार इस्तेमाल करना नहीं है। लू गाओ मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके हाथ में मौजूद कलम कागज पर तेजी से चल रही थी। धातु भी सोल पावर के साथ इस तरह जुड़ सकती है। जैन हुआ का आखिरी हथौड़ा नीचे गिरा। उसकी आवाज लंबी और गहरी थी, जैसे सीधे हर व्यक्ति के दिल पर लगी हो। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तालियों और जयकारों की आवाज अचानक पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन तभी भीड़ के बीच एक छोटी सी लाल रोशनी बिना किसी आवाज के चमकी। मुसीबत! ये शब्द उसके दिमाग से होंठों तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि अचानक एक हाथ आगे बढ़ा। उसने उस तलवार को जोर से पकड़ लिया। तलवार बहुत तेजी से आई थी और उतनी ही तेजी से वापस भी चली गई। वार से लेकर पीछे हटने तक सिर्फ एक सांस जितना समय लगा। अचानक एक आकृति आसमान की ओर उछल गई। उसकी पीठ के पीछे चमगादड़ जैसे रक्तिम पंख फैल गए। उन पंखों पर गहरे लाल रंग की चमक थी। वो आकृति हवा को चीरते हुए तेजी से ऊपर उठी। भागने की कोशिश कर रहे हो? पहले मुझसे पूछ तो लेते। पीछे की कतार से यिन होंगे की आवाज आई। उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसके हाथ में एक लंबी लाल लॉन्ग बो दिखाई दी। बो का पूरा शरीर खून जैसा लाल था और उसकी बो स्ट्रिंग ठंडी चमक छोड़ रही थी। फिर यिन होंगे ने एक लॉन्ग स्पीयर निकाला। स्पीयर की नोक आगे की ओर थी। उसकी धार पर यिन होंगे की लाल ऊर्जा चढ़ने लगी। कुछ ही पल में उस पर गहरे लाल रंग की आग बिना आवाज के जल उठी। उसने स्पीयर को एरो की तरह इस्तेमाल किया। स्पीयर को बॉ स्ट्रिंग पर चढ़ाया। बॉ स्ट्रिंग पूरी ताकत से पीछे खिंच गई और जैसे ही लॉन्ग स्पीयर छोड़ा गया, हवा फट गई। एक दिखाई देने वाली शॉक वेव पूरे आसमान में फैल गई। स्पीयर की नोक पर जल रही आग दबकर एक बेहद पतली लाल अग्नि रेखा में बदल गई। वो मीटियोर की तरह हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। हेवनली स्क्रीन के बाहर लू गाओ पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये फॉर्जिंग नहीं है, ये तो चमत्कार है। हवा में भाग रहे फॉलन सोल मास्टर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां आने वाली लाल आग से पूरी तरह भर गईं। उसे समझ आ गया, वो बच नहीं सकता। उस लॉन्ग स्पीयर ने उसकी ऑरा को पूरी तरह लॉक कर लिया था। अब वो चाहे कुछ भी करे, कोई फायदा नहीं था। उसने तुरंत अपना शरीर मोड़ा। उसकी पूरी आकृति टूटी हुई पतंग की तरह जमीन की ओर गिरने लगी। लेकिन जमीन को छूते ही उसने अपने पैर के पंजे से जमीन पर जोर दिया और दोबारा उछल गया। उसकी दिशा थी हेवन डू सिटी का टैंक सेक्ट। वो टैंक सेक्ट में भागकर नहीं जाना चाहता था। उसका इरादा था टैंक सेक्ट को भी अपने साथ खत्म कर देना। लेकिन उसकी ये चाल काम नहीं आई। वो लॉन्ग स्पीयर के निशाने से बच नहीं सका। फॉलन सोल मास्टर की आकृति उसके आगे तेजी से भाग रही थी, लेकिन लाल आग लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। अंत में वो टैंक सेक्ट के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखने ही वाला था। उसी क्षण लॉन्ग स्पीयर पहुंच गया। स्पीयर की नोक उसकी पीठ से अंदर घुसी और सीने से बाहर निकल गई। उसका शरीर स्पीयर पर बुरी तरह अटक गया, लेकिन स्पीयर की रफ्तार अभी खत्म नहीं हुई थी। वो उसके शरीर को लेकर कई दर्जन मीटर आगे तक उड़ती चली गई। फिर धड़ाम! टैंक सेट के ऊपर एक विशाल लाल आग का गोला फट गया। तेज गर्मी के साथ भयानक शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। आग ने पूरे आंगन को निगल लिया। गलियारे के खंभे टूट गए। लटका हुआ विशाल साइन बोर्ड हवा में उछल गया। छत की टाइलें शॉकवेव से उड़कर आसमान में पहुंची और वहीं चूर चूर होकर पाउडर की तरह नीचे गिरने लगी। पूरी हेवन डू सिटी में टैंक सेट एक विशाल लाल आग के समुद्र में डूब गया। यिन होंगे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के बाहर खड़ा उस दिशा को देखता रहा। 2 सेकंड तक वो चुप रहा। फिर उसने कहा, इस दिशा में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मुंह ये ने उसे याद दिलाया, वो टैंक सेक्ट है, वही जिसे तुमने पिछली बार उड़ाया था। यिन होंगे कुछ पल चुप रहा। ओह, तो वो टैंक सेक्ट था। चलो कोई बात नहीं, बस एक टैंक सेक्ट ही तो उड़ा है। वैसे भी ये पहली बार तो है नहीं। उसने अपना सोल टूल कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेन शिंजे का नंबर खोजा और कॉल कर दिया। 2 बार रिंग होने के बाद सामने से कॉल उठ गया। यिन होंगे ने पहले ही कम्युनिकेशन डिवाइस अपने कान से थोड़ा दूर कर लिया। मैंने गलती से फिर हेवन डू टैंक सेक्ट को उड़ा दिया। किसी को भेजकर इसे संभाल लेना। दूसरी तरफ लगभग 1 सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर चेन शिंजे की दहाड़ कैनन की तरह बाहर निकली। हर दिन इतनी मुसीबतें खड़ी करना बंद कर सकते हो? यिन होंगे ने कम्युनिकेशन डिवाइस दूसरे कान के पास कर लिया। उसने बेबसी से सांस छोड़ी। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। सब उस फॉलन सोल मास्टर की गलती है। मैं तो बस रास्ते से गुजरने वाला एक मासूम इंसान था। मैं उसका पीछा करके उसे मार रहा था। बस निशाना थोड़ा गलत हो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? कम्युनिकेशन डिवाइस के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, लेकिन ये ऐसी खामोशी नहीं थी जिसमें उसे समझाया जा सके। ये वो खामोशी थी जो पूरी तरह बेबसी और गुस्से से भरी थी। चेन शिंजे ने आंखें बंद की और अपनी कनपटी दबाई। उसकी मेज पर पिछली बार यिन होंगे द्वारा खड़ी की गई मुसीबत की रिपोर्ट अभी भी पड़ी थी। उसकी स्याही तक पूरी तरह सूखी नहीं थी और नई मुसीबत फिर सामने आ गई। आखिरकार चेन शिंजे ने कहा, ठीक है, इसे मैं संभाल लूंगा। चेन शिंजे कुछ देर तक उस दिशा को देखता रहा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने सिर घुमाकर कहा, टैंक सेक्ट को बस यू क्लैन की जरूरत है। जब तक यू क्लैन अभी भी निर्माण कर रहा है, इसे दोबारा बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई सामान्य और सबको पता बात बता रहा हो। म्यू ये ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या यू क्लैन वाला टैंक सेक्ट? उसके चेहरे पर सचमुच का भ्रम था। 2000 साल का इतिहास सामने था, इसलिए इस बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। यिन होंगे ने सीधे कहा, टैंक सेक्ट का यू क्लैन। टैंक सेक्ट का निर्माण और मरम्मत वही करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है, यू क्लैन 10,000 साल से भी पहले टैंक सेक्ट से अलग हो चुका था। अगर सही शब्द इस्तेमाल करूं तो इसे त्याग दिया गया कहना ज्यादा सही होगा। ये शब्द जैसे ही हेवनली स्क्रीन के बाहर पहुंचे, पावर क्लैन, स्पीड क्लैन, यू क्लैन और ब्रोकन क्लैन के चारों क्लैन लीडर्स के शरीर एक साथ जम गए। त्याग दिया गया। ये 2 शब्द सीधे उसी पुराने घाव में सुई की तरह चुभ गए। चारों के हाथ पैर लगभग एक साथ रुक गए। टाइटन ने सबसे पहले सिर उठाया। उसकी मोटी उंगलियां घुटने पर रखी थीं। एक एक करके उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं और मुट्ठी बन गई। उसने टैंक सैन की तरफ नहीं देखा, बस अपने सामने जमीन को घूरता रहा। उसके गले से हल्की आवाज निकली। जब किसी के नीचे रहना आदत बन जाए तो बुरी आदत बदलना आसान नहीं होता। बाई ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी नजर कई लोगों के कंधों के पार जाकर टैंक सैन पर टिक गई। उसकी आंखों में सावधानी साफ दिखाई दे रही थी। अगर इससे बेहतर विकल्प मिला
तो वो तुरंत वहां से चला जाएगा। कहते हैं जैसा पिता होता है वैसा ही बेटा भी होता है। यांग वुडी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस मेज पर रखी इमॉर्टल हर्ब उठाई, फिर मुड़ा और वहां से चला गया। टैंग सैन अभी भी कह रहा था यिन होंगे ने टैंग सेक्ट को उड़ा दिया, इसलिए उसके लिए भी डेथ सेंटेंस बनती है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे आसपास का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में अब टैंग सैन के लिए गुस्सा और सावधानी थी। उन्होंने टैंग सेक्ट में शामिल होने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि टैंग सेक्ट उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर टैंग सेक्ट भी उन्हें छोड़ सकता है तो फिर वे किसी दूसरी जगह क्यों न जाएं? टैंग सैन को अचानक एहसास हुआ कि टैंग सेक्ट बनाने का उसका पूरा विचार बर्बाद होने वाला है। भविष्य के टैंग सेक्ट में ये चारों बड़े क्लैन ही नहीं थे। सभी लोग भविष्य में जो हुआ उसकी सजा अभी कैसे दी जा सकती है। टैंग सैन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन न्यू गांव ने सीधे कहा क्यों नहीं, अगर टैंग सेक्ट ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो टैंग सेक्ट ही नहीं है। उसी समय यिन होंगे ने हेवनली स्क्रीन पर बिना किसी पक्षपात के एक और बात कह दी, देखो एक बार कोई काम किया जा चुका हो तो उसके बाद वही काम दोबारा होने की संभावना रहती है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग टैंग सैन को छोड़कर गुस्से में अपनी जगह से खड़े हो गए। यांग वुडी ने सीधे टैंग सैन की तरफ देखा, टैंग सैन अगर तुम इस मामले को ठीक से समझा नहीं पाए तो तुम जानना भी नहीं चाहोगे कि हम क्या करेंगे। इतना कहकर यांग वुडी सीधे मुड़कर चला गया। यांग एल्डर, ये बात अभी पूरी नहीं हुई। टैंग सैन की बात पूरी होने से पहले ही बाकी लोग भी एक एक करके वहां से चले गए। टैंग सैन अकेला खड़ा हेवनली स्क्रीन में मौजूद यिन होंगे को घूरता रहा। उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल हो गईं। अगले ही पल एक भयानक किलिंग इंटेंट पलट कर आया। वो किलिंग इंटेंट एक ब्लड स्पीयर में बदल गया और सीधे टैंग सैन की छाती को भेद गया। टैंग सैन ने दर्द से चीखते हुए अपनी छाती पकड़ ली। ये तीसरी बार था जब उसे हजारों किलोमीटर दूर से हुए पलटवार ने घायल किया था। यिन होंगे ने अभी अभी अपनी लॉन्ग स्पीयर वापस खींची थी कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने हैरानी से पूछा, किसने मेरी रक्षा क्षमता को सक्रिय किया? मैं महसूस कर सकता हूं कि वो हेवन डू सिटी में ही कहीं है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि वो कहां है। क्या ये सोल मास्टर्स अभी वाले फॉलन सोल मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है? क्यान रेंचुए ने हैरानी से पूछा। रेड लोटस डूलो, तुम्हें क्या हुआ? यिन होंगे ने सिर हिलाया, कुछ नहीं, बस मेरी किलिंग इंटेंट सेंस सक्रिय हो गई। ये अपने आप दूसरों की किलिंग इंटेंट को पलट देती है। इसमें कोई खास बात नहीं है। दूर से आने वाली किलिंग इंटेंट अगर पर्याप्त मजबूत ना हो तो ये सक्रिय भी नहीं होती, और कोई भी इंसान अपने ही हमले के पलटवार से घायल होना नहीं चाहेगा। लेकिन यिन होंगे ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो मुड़ा और लेक्चर हॉल की तरफ चल पड़ा। गॉड क्राफ्ट्समैन का क्या हाल है? जेन हुआ म्यू ये के पीछे से बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। जाहिर था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अफसोस है कि कुछ समय तक मैं इन लोगों को फॉर्जिंग की तकनीक नहीं सिखा पाऊंगा। यिन होंगे ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए स्काई फॉर्ज मेटल बना सकते हो। यिन होंगे ने बिना झिझक अपनी बात रख दी। आखिर पूरे फेडरेशन में उसकी गरीबी के किस्से मशहूर थे। जेन हुआ ने बेबसी से सांस छोड़ी। तुम अभी भी उतने ही बेशर्म हो। पूरे फेडरेशन में सबसे ज्यादा स्काई फॉर्ज मेटल तुम्हारे पास ही है। यिन होंगे ने हाथ हिलाया, चलो खाना खाने चलते हैं। पूरी सुबह भाग दौड़ में निकल गई। भूख लग गई है। म्यू, ये आज मेरे लिए एक शानदार खाना बनाना। म्यू ये रसोई में चला गया। चूल्हे पर आज के खाने की मुख्य चीज रखी थी 1000 साल पुराना अर्थ ड्रैगन एसेंस। उसका आकार किसी वयस्क इंसान की कलाई जितना मोटा था और उसकी सतह पर हल्की एम्बर जैसी चमक थी। उसे बराबर आकार के टुकड़ों में काटा गया था। बगल में स्टीमर में मूनलाइट राइस रखा था। ये चावल एक्सट्रीम नॉर्थ के ठंडे और बर्फीले इलाके में उगता था और 3 साल में सिर्फ एक बार इसकी फसल होती थी। इसकी खुशबू बहुत साफ और तेज थी। मुंह में जाते ही इसका स्वाद मीठा हो जाता था। हेवनली स्क्रीन के बाहर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में लाइफ लेक का पानी अचानक बिना किसी आवाज के हल्की लहरों में बदल गया। झील की तलहटी में एक विशाल आकृति की आंखें खुली। अंधेरे के बीच उसकी सुनहरी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे जलते हुए सिक्के हों। पूरे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के सभी सोल बीस्ट के इंस्टिंक्ट ने एक साथ उन्हें चेतावनी दी, मत हिलो, आवाज मत करो। झील के तल से वो आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। उसके काले स्केल से पानी की बूंदें नीचे गिरने लगी। एक एक बूंद झील की सतह पर गिरती और बर्फ पर चोट करने जैसी साफ आवाज पैदा करती। यालिंग! स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले सभी ह्यूमन सोल मास्टर्स को देखते ही मार दो। इंसानों की ग्रोथ को रोक दो। उस अस्तित्व को इस युग की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, जो भी इंसान स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में आएगा वो मारा जाएगा। पेड़ों के घने क्राउन के अंदर अचानक अनगिनत पंखों के फड़फड़ाने की आवाज गूंज उठी। झाड़ियों के बीच एक के बाद एक भारी दहाड़ सुनाई देने लगी। 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट ने शिकार करना बंद कर दिया। कार्निवरस सोल बीस्ट ने हर्बिवरस सोल बीस्ट का पीछा करना बंद कर दिया। पूरे जंगल के सोल बीस्ट ऐसे हो गए जैसे एक ही कमांडर के आदेश पर चलने वाली सेना हो। उनके हमले की दिशा एक ही थी, इंसान। सबसे पहले बाहरी इलाके में मौजूद हंटिंग टीम को खतरे का एहसास हुआ। 6 सोल मास्टर्स की एक टीम एक 1000 साल पुराने मंडाला स्नेक का शिकार कर रही थी। वे लगभग सफल होने वाले थे। तभी चारों तरफ से पत्तियों के टूटने की आवाज आने लगी, हर दिशा से, बहुत ज्यादा। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिला। वे 30 कदम भी आगे नहीं भाग पाए थे कि अनगिनत सोल बीस्ट ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। उनकी चीख भी दूर तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसी समय चारों तरफ से उठी दहाड़ों ने उनकी आवाज को पूरी तरह दबा दिया। उसी समय स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के हर प्रवेश द्वार पर यही दृश्य दोहराया जा रहा था। एक ही पल में पूरे डूलियो कॉन्टिनेंट में सोल हंटिंग की कठिनाई कई गुना बढ़ गई और हेवनली स्क्रीन में यिन होंगे को इस पूरे बदलाव की जरा भी खबर नहीं थी। यिन होंगे ने खाना खत्म किया और अपना मुंह पोंछ लिया। उसने कियान रेंचुए की तरफ देखा और कहा, इन कुछ दिनों तक तुम एसोसिएशन में ही रहो। होली स्पिरिट कल्ट शायद गॉड क्राफ्ट्समैन की हत्या के लिए कुछ और सोल मास्टर्स भेजेगा। मुझे पता है 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर का होली स्पिरिट कल्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। 2000 साल बाद की हेवन डू सिटी में कियान डाउलियो हेवनली स्क्रीन के जरिए एक लिमिट डूलियो स्तर के फॉलन सोल मास्टर को देख रहा था। 3 दिन चुपचाप बीत गए। हेवन डू सिटी शांत थी, लेकिन यिन होंगे ऐसी चीजें देख सकता था जिन्हें बाकी लोग नहीं देख सकते थे।
पूरी सिटी जैसे धीरे धीरे अंधेरी हो रही थी। एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। यहाँ तक कि कियान रेंचुए को भी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। हेवन डू सिटी के अलग अलग कोनों में काली लकीरें चुपचाप शहर में घुस रही थीं। वे गलियों की दरारों में घुस रही थीं, नालियों की लोहे की जालियों से अंदर जा रही थीं। यिन होंगे ने तुरंत समझ लिया, शहर में होली स्पिरिट कल्ट के बहुत सारे कीड़े घुस आए हैं। इनका निशाना सिर्फ एक ही हो सकता है, ज़ेन हुआ, फेडरेशन का महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। यिन होंगे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की सबसे ऊपरी मंजिल की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा नीचे पूरे शहर को देख रहा था। उसे खुद को अजय समझने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर घोस्ट टेम्पलर आ गया तो मैं मर सकता हूँ, और दोबारा जीवित होने में भी समय लगता है। लोगों को बुलाओ। उसने सबसे पहले वॉर गॉड हॉल का इंक्रिप्टेड चैनल खोला। मून हेवन डूलो, मुझे लगता है हेवन डू सिटी में कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ ग्वान युए कुछ देर चुप रहा। ग्वान युए ने कहा, मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुम वहां ज्यादा सावधान रहो। पहले से तैयारी रखना बेहतर है। यिन होंगे ने फिर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसने एक नाम खोजा, डेड क्रेडिटर, सेंटिमेंटल डूलुओ। उसने कॉल किया, हेवन डू सिटी में पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अगर मैं मर गया तो क्या मेरा कर्ज भी खत्म नहीं हो जाएगा? तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा पैसा वापस ना कर पाऊं, है ना? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुमने इस बार क्या उड़ा दिया? इस बार कुछ नहीं, मामला गॉड क्राफ्ट्समैन का है। कॉल खत्म होने के बाद चेन शिंगजे काफी देर तक अपने ऑफिस में चुप बैठा रहा। उसे यिन होंगे की ताकत अच्छी तरह पता थी। 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर पहनने के बाद वो डार्क 4 हेवनली किंग्स के डार्क ब्लड डीमन से भी लड़ सकता था। ये बात अगर कोई और कहता तो चेन शिंगजे उसे सिर्फ एक अनुमान मानता। एक सुनसान वेयरहाउस की छत पर 3 आकृतियां खड़ी थीं। सबसे आगे घोस्ट टेम्परर खड़ा था। उसने दूर ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की ओर देखा। गॉड क्राफ्ट्समैन जैन हुआ। पता नहीं फेडरेशन ने ऐसा गॉड क्राफ्ट्समैन क्यों पैदा कर दिया। उसके पीछे डार्क ब्लड डीमन खड़ा था। वो घोस्ट एम्परर से भी ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता था। दूसरी तरफ डार्क हनीबर्ड खड़ी थी। बाकी दोनों की तुलना में वो काफी युवा लग रही थी। घोस्ट एम्परर ने अपनी नजरें वापस खींच ली। उसने अपनी आस्तीन ठीक की। इस मिशन को सफल होना ही चाहिए। फिर उसका शरीर धीरे धीरे छत के किनारे से नीचे उतर गया। उसका काला रोब हवा में फैल गया और बिना किसी आवाज के वो नीचे की अंधेरी गली में गायब हो गया। बाकी दोनों भी उसके पीछे चल पड़े। तीनों परछाइयां गलियों को पार करते हुए ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की ओर बढ़ने लगी। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर यिन होंगे बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। पर्दा सिर्फ एक पतली सी दरार तक खुला था। रात में हेवन डू सिटी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन यिन होंगे महसूस कर सकता था कि इस शांत पानी के नीचे कुछ तेजी से घूम रहा है। कम से कम 3 सुपर डुलुओ स्तर के ताकतवर लोग हैं। इसके अलावा 3 टाइटल डुलुओ भी हैं, और उनके पीछे ढेर सारे छोटे मोटे सोल मास्टर्स। कुछ सोल मास्टर्स आ चुके हैं, यानी तुम्हारे शब्दों में तुम खुद इनसे निपट लेना। कियान रेंचुए का माथा सिकुड़ गया। और तुम? यिन होंगे ने बेपरवाही से कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये लोग मुझे मार ही नहीं सकते। कियान रेंचुए अभी पूछ ही रही थी कि यिन होंगे क्या कहना चाहता है, तभी उसके पीछे एंजल विंग्स अचानक फैल गए। सुनहरी रोशनी पंखों के किनारों से बाहर फूट पड़ी। कियान रेंचुए खिड़की से बाहर कूद गई। वो हेडक्वार्टर से लगभग 200 मीटर ही दूर गई थी कि उसे नीचे कई आकृतियां दिखाई दी। बहुत सारे फॉलन सोल मास्टर्स ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के आसपास की गलियों में छिपे हुए थे। उन्होंने ऊपर देखा। उन्हें आसमान से आती सुनहरी रोशनी दिखाई दी। कियान रेंचुए ने उसी क्षण अपना शरीर मोड़ा और नीचे की ओर तेजी से गोता लगाया। उसकी सॉर्ड लाइट ने अंधेरे में एक सफेद रेखा खींच दी। इन फॉलन सोल मास्टर्स के सामने एंजल मार्शल सोल पूरी तरह उनका काउंटर था। उसकी हर सॉर्ड स्ट्राइक ऐसे लग रही थी जैसे बर्फ में लाल गर्म लोहे की छड़ घुसाई जा रही हो। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से मारो, इसके पास एंजल मार्शल सोल है। ये चीज सेक्रेड एंजल की होली लाइट से भी ज्यादा दर्दनाक क्यों है? हेवनली स्क्रीन के बाहर कियान डाओलियू पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इतने सारे फॉलन सोल मास्टर्स? 2000 साल बाद भी एंजल क्लैन मौजूद था, और कियान रेंचुए अकेली इतनी बड़ी संख्या में फॉलन सोल मास्टर से लड़ रही थी। इधर घोस्ट एम्परर पहले ही ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की इमारत तक पहुंच चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, झेन हुआ इसी इमारत में है, हमारी जानकारी गलत नहीं हो सकती। यिन होंगे ने उसे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, ऐसी शांत जैसे वो किसी ऐसे शिकारी को देख रहा हो जो खुद जाल में फंस चुका हो। तुम्हें सच में लगता है कि गॉड क्राफ्ट्समैन अभी भी यहाँ है? घोस्ट एम्परर के चेहरे पर मौजूद मुस्कान धीरे धीरे जम गई। यिन होंगे ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की? उसकी आवाज खत्म होते ही पूरी इमारत के नीचे अचानक लाल रोशनी चमक उठी। ग्राउंड के अंदर से लाल आग फूट पड़ी। वो फाउंडेशन से निकलकर कॉलम्स और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर दौड़ने लगी। खिड़कियां तेज गर्मी से उसी पल फट गईं। कांच के टुकड़े बारिश की तरह बाहर उड़ने लगे। फिर धड़ाम, एक भयंकर धमाका हुआ। इमारत की हर खिड़की से एक साथ आग बाहर निकल पड़ी। आसमान तक उठती लाल आग ने पूरी हेवन डू सिटी की रात को रोशन कर दिया। घोस्ट एम्परर आग की लपटों में घिर गया। उसने तुरंत सोल पावर शील्ड बना लिया। उसकी हरी रोशनी लाल आग के बीच ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पिघलने वाला कोई मोती हो। घोस्ट एम्परर गुस्से से चिल्लाया, घटिया चाल! यिन होंगे, तुम सच में बहुत चालाक हो, तुमने जाल बिछाकर मुझे खुद इसमें फंसा लिया। यिन होंगे ने शांत होकर कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। मेरी मॉरल बाउंड्री थोड़ी फ्लेक्सिबल है। आग की लपटें अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थीं कि अंधेरे से 2 आकृतियां बाहर निकल आईं। बाईं तरफ से ग्वान युए आगे आया। उसके हाथ में मून हेवन स्पेयर थी। दाईं तरफ से चेन शिंगजी नीचे उतरा। उसकी सेंटिमेंटल सॉर्ड म्यान से बाहर निकल चुकी थी। तीनों ने घोस्ट एम्परर को 3 दिशाओं से घेर लिया। यिन होंगे के हाथ में एक लॉन्ग सॉर्ड दिखाई दी। उसने उसे बस हल्के से हवा में घुमाया। सॉर्ड की पूरी ब्लेड तुरंत आग से जल उठी। उसी समय घोस्ट एम्परर के शरीर पर मौजूद सोल पावर अचानक तेल की तरह आग पकड़ने लगा। डार्क ब्लड डीमन ने दर्द से कराहते हुए घोस्ट एम्परर के पीछे की शैडो से छलांग लगाई। नाइट फायर! उसके शरीर पर लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। डार्क हनीबर्ड जिस अंधेरे में छिपी थी, यिन होंगे की आग ने उस अंधेरे को भी रोशन कर दिया। इसके अलावा छिपे हुए कई टाइटल डुलुओ भी एक एक करके सामने आ गए। असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। ग्वान युए की मून हेवन स्पीयर सीधे घोस्ट एम्परर की ओर बढ़ी। दोनों तुरंत भिड़ गए। चेन शिंगजे की सेंटिमेंटल सॉर्ड डार्क ब्लड डीमन की ओर बढ़ी।
देखते हैं तुम मेरे नियंत्रण से बच पाते हो या नहीं। यिन होंगे की नजर एक व्यक्ति पर टिक गई। डार्क हनी बर्ड, लेवल 98 टाइटल डूलियो, 5 सोल बी टेल स्टिंगर। अब सिर्फ तुम ही एक सुपर डूलियो बची हो। आओ मैं अच्छे से देखता हूं कि तुम डार्क 4 हेवनली किंग्स के लायक हो भी या नहीं। उसकी बात खत्म होते ही उसके माथे पर अचानक लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल लाल रोशनी फट गई। उसके सीने से आर्मर बनना शुरू हुआ और तेजी से उसके पूरे शरीर पर फैल गया। 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर। उसका बेस कलर चमकता हुआ लाल था, ऊपर सुनहरी धारियां बह रही थीं। वे ऐसे चमक रही थीं जैसे पिघला हुआ सोना आर्मर की सतह पर बह रहा हो। आर्मर पहनते ही यिन होंगे की पूरी ऑरा बदल गई। वो ऐसा लग रहा था जैसे म्यान में छिपी तलवार अचानक बाहर निकल आई हो। हेवनली स्क्रीन के बाहर कियान डाउलियों की आंखें अचानक फैल गईं। 2000 साल का समय पार करके भी वो उस पल की भयानक दबाव वाली शक्ति को साफ महसूस कर सकता था। ये ताकत, ये तो लिमिट डूलो के स्तर की है। नहीं, इससे भी ज्यादा। यिन होंगे ने हमला कर दिया। उसके हाथ में सॉर्ड नहीं बल्कि एक लॉन्ग स्पीयर था। स्पीयर की नोक से आग फूट पड़ी। एक विशाल फायर ड्रैगन की तरह वो डार्क हनीबर्ड के चेहरे की ओर झपटा। डार्क हनीबर्ड ने अपनी लॉन्ग स्पीयर पीछे छोड़ दी और तेजी से पीछे हटने लगी। यिन होंगे के दाहिने हाथ ने तुरंत दूसरी सॉर्ड निकाल ली। दोनों सॉर्ड्स एक साथ क्रॉस होकर चली। 2 ओवरलैपिंग फायर ब्लेड्स हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। डार्क हनीबर्ड ने तुरंत अपनी ब्लेड निकाल ली। यिन होंगे ने दाहिना हाथ पलटा। उसके शरीर से एक सुनहरी ब्रिक बाहर निकली। ये स्काईफॉर्ज मेटल से बनी हुई ब्रिक थी। उसने उसे सीधे डार्क हनीबर्ड के माथे पर दे मारा। धड़ाम। किसी ने भी इस वार की उम्मीद नहीं की थी। डार्क हनीबर्ड का सिर जोर से पीछे झटका। उसका पूरा शरीर हवा में एक पल के लिए डगमगा गया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि यिन होंगे ने अपना वेपन बदल दिया। दोनों सॉर्ड्स वापस चली गईं। उनकी जगह एक फायर स्पीयर ने ले ली। डार्क हनीबर्ड अभी संभल भी नहीं पाई थी कि 3 और आकृतियां अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर झपटी। चारों तरफ से हमला होने लगा। यिन होंगे पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में अचानक लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल लाल रोशनी फट गई और आग आसमान तक उठ गई। आग के बीच एक भयानक आकृति दिखाई दी। 3 सिर, 8 भुजाएं। तीनों चेहरों पर यिन होंगे का ही चेहरा था। 8 हाथों में अलग अलग हथियार थे। 2 स्वॉर्ड्स, लॉन्ग स्पीयर, फायर स्पीयर, स्काई फॉर्ज्ड ब्रिक, गोल्डन रिंग। उस पर उसकी दबाई हुई किलिंग इंटेंट पूरी तरह बाहर निकल गई। सबसे पहले ब्लड शैडो डूलियो उसकी ओर झपटा। यिन होंगे की 8 भुजाओं में से एक ने स्काई फॉर्ज्ड ब्रिक उठाई। उसने उसे सीधे ब्लड शैडो डूलियो के बच्चे जैसे चेहरे के माथे पर दे मारा। धड़ाम। ब्लड शैडो टूटकर बिखर गई। ब्लड ईगल डूलियो ने नीचे देखा। उसकी छाती में कटोरे जितना बड़ा छेद हो चुका था। अगले ही पल उसका शरीर आसमान से नीचे गिरा और जमीन से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया। डार्क थंडर डूलियो की लाइटनिंग भी उसी समय गिर चुकी थी। यिन होंगे के दाईं तरफ की 2 भुजाएं एक साथ हिली। एक स्वॉर्ड ने लाइटनिंग को बीच से काट दिया। दूसरी लॉन्ग स्पीयर सीधी आगे बढ़ी। स्पीयर की नोक ने डार्क थंडर डूलियो के माथे को भेद दिया। स्केलेटन डूलियो आखिरी था। यिन होंगे की एक भुजा से गोल्डन रिंग बाहर निकली। वो सीधे स्केलेटन डूलियो की गर्दन में जा फांसी। रिंग कस गई। फिर धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट हुआ। तीनों टाइटल डूलियो को हमला शुरू करने से लेकर जमीन पर गिरने तक 10 सेकंड भी नहीं लगे। अब सिर्फ एक बचा था। डार्क हनीबर्ड ने सामने खड़े 3 सिरों वाले यिन होंगे को देखा। तीनों सिरों की आवाज एक साथ गूंजी। 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर पहनने के बाद यिन होंगे की ताकत मेरे स्तर से ऊपर है। यिन होंगे 2 कदम आगे बढ़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं छोटा हूं इसलिए मुझे आसानी से परेशान कर सकते हो? उसका लॉन्ग स्पीयर अचानक आगे निकला। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। डार्क हनीबर्ड की स्वॉर्ड बहुत तेज थी, लेकिन यिन होंगे की 8 भुजाएं उससे भी तेज थीं। एक स्काई फॉर्ज्ड ब्रिक उसके सिर के पीछे जा लगी। डार्क हनीबर्ड लड़खड़ा कर आगे बढ़ी। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि दोनों स्वॉर्ड्स एक साथ क्रॉस होकर चली। 2 आग की लकीरें अंधेरे में चमक उठी। फिर तीसरी स्वॉर्ड नीचे से ऊपर की ओर आई। चौथी भुजा ने पीछे से लॉन्ग स्पीयर आगे बढ़ाया। डार्क हनीबर्ड ने नीचे देखा। उसकी छाती से स्पीयर की नोक बाहर निकल चुकी थी। यिन होंगे ने ठंडे स्वर में पूछा, यही है तुम्हारी ताकत? सच में निराश कर दिया। यिन होंगे ने लॉन्ग स्पीयर वापस खींच लिया और पीछे हट गया। डार्क हनीबर्ड ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो तेजी से पीछे हटकर आसमान की ओर भागने लगी। यिन होंगे ने उसे रोकने के लिए जल्दबाजी में पीछा नहीं किया। उसकी स्पीड किसी एजिलिटी टाइप सोल मास्टर जितनी तेज नहीं थी। उसने स्वाभाविक रूप से घोस्ट एम्परर की ओर देखा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर मैंने घोस्ट एम्परर को थोड़ा भी घायल कर दिया तो मेरा ये रिकॉर्ड यंग क्लियर स्काई डूलियो के रिकॉर्ड से भी बेहतर हो जाएगा। मैं यिन होंगे जिंदगी में कभी किसी से कमजोर नहीं रहा। उसके पैरों के नीचे 9 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठे। खून जैसी लाल रोशनी उसके पैरों से ऊपर उठने लगी। लेकिन इस बार बाहर निकलने वाली चीज सोल पावर नहीं थी। वो था शुद्ध और बेहद घना किलिंग इंटेंट। एक पल में वो किलिंग इंटेंट चारों दिशाओं में फैल गई। आसमान का रंग बदल गया। ऊपर मौजूद बादल भी गहरे लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान खून में डूबा हुआ हो। जिसने भी इस किलिंग इंटेंट को महसूस किया वो तुरंत एक भयानक इल्यूजन में फंस गया। ग्वान यूए की मून हेवन स्पीयर हवा में रुक गई। उसने खुद को एक विशाल ब्लड सी के बीच खड़ा देखा। चेन शिंगजे की सेंटिमेंटल सॉर्ड से दर्द भरी आवाज निकली। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ खून से पूरी तरह रंगे हुए हैं। हेवनली स्क्रीन के बाहर शियान डाओलियो अचानक एक कदम पीछे हट गया। उसने देखा कि एंजल गॉड की स्टैच्यू से खून बह रहा है। सी गॉड आइलैंड पर बो सैशी का शरीर हल्का सा डगमगा गया। उसने देखा कि पूरा सी गॉड आइलैंड ब्लड सी में डूब चुका है। यहां तक कि टैंग सैन भी इस इल्यूजन से नहीं बच सका। यू शाओगांग की हालत तो और भी खराब थी। वो इस इल्यूजन में लगभग टुकड़ों में काटा जा चुका था। उसकी मानसिक स्थिति लगभग टूट गई। घोस्ट एम्परर भी इस इल्यूजन में फंस चुका था। उसने खुद को होली स्पिरिट कल्ट के अल्टर पर खड़ा देखा। उसके पैरों के नीचे अनगिनत लाशें पड़ी थीं। उसने अपनी घोस्ट क्लॉ उठाई और उन लाशों को फाड़ना शुरू किया। लेकिन जितनी लाशें वो फाड़ता उससे कहीं ज्यादा लाशें उसके सामने आ जाती। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। घोस्ट एम्परर, मेरी जान वापस करो। घोस्ट एम्परर गुस्से से चिल्लाया, कीड़े भी मुझे अपनी जान का हिसाब देने आए हैं? तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से आई? अचानक घोस्ट एम्परर ने अपनी आंखें खोल दी और उसी पल उसने अपने सामने एक लाल रोशनी देखी।
इन होंगे की 3 सिर और 8 भुजाओं वाली आकृति अब वापस सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसके 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर पर बहती सुनहरी धारियां सूरज से भी ज्यादा चमक रही थीं। वो एक जलते हुए मीटियोर की तरह सीधे घोस्ट एम्परर की ओर टूट पड़ा, लेकिन उसी समय उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। फिर एक भयानक दर्द। उसकी पीठ से खून बाहर निकलने लगा। वो खून आग के संपर्क में आते ही धुएं में बदल गया। कुछ दूर जाकर स्पेस क्रैक दोबारा खुली और घोस्ट एम्परर उसमें से बाहर गिर पड़ा। उसने नीचे देखा। उसकी छाती पर कंधे से लेकर कमर तक एक काला जला हुआ निशान था। यिन होंगे ने निराश होकर कहा, अफसोस, इस बार मेरा रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर रहा। सिर्फ इतना सा घाव? घोस्ट एम्परर ने ऊपर देखकर कहा, लेवल 97? तुम तो उस समय के यूमिंग से भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे घायल करने में सफल हो गए। यिन होंगे ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम इतनी जल्दी भाग गए, लेकिन मेरे पास स्पेस पावर नहीं है। घोस्ट एम्परर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने घाव में सोल पावर जमा करने की कोशिश की, लेकिन नाइट फायर अभी भी जल रही थी। वो आग ऐसी थी जैसे उसकी हड्डियों के अंदर घुसकर जल रही हो। उसके लिए राहत की सिर्फ एक बात थी, यिन होंगे से 10,000 मीटर दूर जाने के बाद ये नाइट फायर धीरे धीरे गायब हो जाएगी। घोस्ट एम्परर ने यिन होंगे को घूरते हुए कहा, यिन होंगे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगले ही पल घोस्ट एम्परर एक तेज रोशनी में बदल गया और वहां से भाग गया। ग्वान युए अभी भी अपनी जगह खड़ा था। उसके हाथ में मून हेवन स्पेयर नीचे झुकी हुई थी। उसकी स्पेयर की नोक पर लगा काला खून सूख चुका था। उसने यिन होंगे को देखकर कहा, तुम्हारी ताकत इतनी भयानक हो चुकी है? लेवल 97 होकर लिमिट डुलो को घायल करना सामान्य नहीं है। यिन होंगे ने जवाब दिया, मेरी समस्या बस इतनी है कि मैं अक्सर लोगों पर वार नहीं कर पाता। उसने अपना 4 कैरेक्टर बैटल आर्मर वापस ले लिया। उसकी पूरी शक्ल फिर से पहले जैसी थोड़ी आलसी और बेफिक्र दिखाई देने लगी। कियान रेंचुए हवा में तैर रही थी। उसकी पीठ के पीछे एंजल विंग्स पूरी तरह फैले हुए थे। पहली बार मिलने के मुकाबले उसके पंख लगभग 2 गुने बड़े हो चुके थे। हर फेदर हल्का पारदर्शी सुनहरा था। उनके किनारों पर बहुत हल्की सफेद रोशनी बह रही थी। उसके सुनहरे बाल रात की हवा में उड़ रहे थे। उसके दाहिने हाथ में एंजल सेक्रेड स्वॉर्ड थी। उसकी पूरी ब्लेड सुनहरी चमक से भरी थी। स्वॉर्ड से निकलने वाली होली लाइट जहां पड़ती, वहां अंधेरा पीछे हट जाता। कियान रेंचुए ने अपना सिर घुमाकर यिन होंगे की ओर देखा। यिन होंगे ने उसे 2 सेकंड तक देखा, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम लेवल 80 कैसे हो गई? कियान रेंचुए ने नीचे देखकर खुद को देखा। मैंने अभी इन सैकड़ों फॉलन सोल मास्टर्स को मार दिया और मैं लेवल 80 हो गई। यिन होंगे 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, मैं श्रेक एकेडमी के 30 साल से कम उम्र वाले प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स की क्षमता जांचने जा रहा हूं। उसके हाथ में एक सोल